मॉडर्न और गवार बहू का रक्षाबंधन। शिल्पा की एक मॉडर्न बहू थी। वो अपनी बहू के साथ बहुत खुश थी। उन्हें पार्टियां करना, बड़े बड़े मॉल में जाकर शॉपिंग करना और किटी पार्टी में तो उन्हें और भी ज्यादा मजा आया करता था। सासू मॉम, आप अभी तक रेडी नहीं हुई हो? आज हमें किटी पार्टी में जाना है। अरे मैं तो रेडी ही हूँ, बस गाड़ी के आने का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही गाड़ी आ जाएगी फिर हम किटी पार्टी में चलते हैं। तभी ड्राइवर गाड़ी लेकर आ जाता है, जिसके बाद शिल्पा अपनी बहू रूबी के साथ किटी पार्टी में चली जाती है। किटी पार्टी में पहुंचकर शिल्पा वहां अपनी बहू के साथ कई सारी लेडीज और मॉडर्न बहू के साथ एंजॉय करती है और रात को देर से पहुंचती है। जैसे ही वह दोनों रात को देर से घर पहुंचती हैं, विक्रम उन्हें देख लेता है और उनसे कहता है, शिल्पा, तुम्हें तो अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए और अपने साथ साथ अपनी बहू को समझाना चाहिए कि इतनी रात में घर नहीं आते। तुम दोनों ने तो हद ही पार कर दी है। विक्रम की बातें सुनकर शिल्पा अपने पति विक्रम से कहती है, अरे ये क्या आप भी कैसी बातें कर रहे हो? अब एक ही तो जिंदगी मिली है, उसे भी एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? खैर ये बताओ, आपका छोटा बेटा आज आने वाला था, आया नहीं? सुमित आकर भी चला गया। उसे एक गांव में भेजा है कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। अब वो पूरे एक हफ्ते बाद ही आ पाएगा। विक्रम ऐसा कहता ही है कि तभी शराब के नशे में शिल्पा की मॉडर्न बहू रूबी चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे सासू मॉम, मैं कहाँ हूँ? मुझे मेरा बेड इतना चुभता हुआ क्यों लग रहा है? हे भगवान, ये तो यहीं लेट गई। अब मुझे कुणाल को बुलाना होगा। अपने बेटे कुणाल को लेकर वो आती है, जिसके बाद कुणाल सहारा लगाकर अपनी पत्नी शिल्पा को अपने कमरे में ले जाता है। इसी प्रकार उन लोगों की जिंदगी चल रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ गांव पहुंचकर सुमित को एक अलग सा सुकून आता है और वह अपने आप से कहता है, इस गांव में कितनी सुकून की सांस आ रही है। शहर में तो ये सब कभी मिल ही नहीं सकता। वाह वाह, यहाँ का व्यू तो और भी अच्छा है। सुमित बहुत खुश होता है, जिसके बाद वह कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है, जहां पर काफी सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं। तभी वो देखता है कि एक जगह पर बहुत सारा सीमेंट रखा होता है और उधर ही पानी टपक रहा होता है, जिसके चलते वह कुछ मजदूरों को आवाज लगाकर बुलाता है, अरे तुम सब जरा यहाँ पर आना और इस सीमेंट को उठाकर किसी सूखी जगह पर रख दो ताकि ये खराब ना हो। सुमित के ऐसा कहने पर काफी सारे मजदूर आते हैं और वहाँ काम करने लगते हैं। उनमें से एक रजनी नाम की लड़की होती है, जो बहुत सुंदर और खूबसूरत होती है, जिसे देखते ही सुमित उसकी खूबसूरती में खो जाता है। पूरे दिन वह उसी को मजदूरी करते हुए देखता रहता है, जिसके चलते रजनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सुमित के पास आकर उससे पूछती है, ओ साहब, हम सुबह से देख रहे हैं कि तुम हमें आंखें गड़ा कर देखे जा रहे हो। आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? देखो साहब, हम गरीब हैं लेकिन इज्जतदार लोग हैं। अगर इस तरह हमें देखोगे तो हम थानेदार को तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे। सुमित ये सुनकर हंसने लगता है और वह रजनी से अपनी गलती की माफी मांगता है। भगवान ने तुम्हें बहुत ही फुर्सत से बनाया है। तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी नजर तुमसे हट ही नहीं रही। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था। सुमित का ऐसा बर्ताव देखकर रजनी को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अब कंस्ट्रक्शन पर काम करते करते सुमित को रजनी से और रजनी को सुमित से प्यार हो जाता है और वह चुप चुप कर मिलने भी लगते हैं। जिसके बाद एक दिन सुमित उससे अपने प्यार का इजहार करता है। रजनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी सादगी से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। तुम्हारी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अगर तुम मंजूरी देती हो तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? ये सुनते ही रजनी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और शर्म के मारे वो कुछ बोल नहीं पाती। उसकी चुप्पी से सुमित सब समझ जाता है, जिसके बाद वह दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। सुमित एक हफ्ते बाद वापस अपने घर लौटता है रजनी के साथ, जहां उसकी माँ उसे देखते ही कहती है, ये क्या घटिया मजाक है सुमित, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे इस लड़की का पहनावा देखो, ये लड़की हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। इसे तुम जहाँ से लेकर आए हो इसे वहीं छोड़ाओ। सुमित रजनी से इतना प्यार करता था कि वह अपनी माँ का सामना कर बैठता है। मुझे तो ये पता ही था कि आप मेरी शादी से नाखुश रहोगे, इसलिए मैं पहले ही शादी करके आया था। अब रही बात रजनी के यहाँ रहने की,
तो अगर आपको उसका यहाँ रहना पसंद नहीं तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकता। जहाँ मेरी पत्नी रहेगी मैं वहीं उसके साथ रहूंगा। चलो रजनी, चलते हैं यहाँ से। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को जाता हुआ देख शिल्पा से देखा नहीं जाता और वो उसे रोक लेती है, जिसके बाद वह रजनी को ऊपरी मन से स्वीकार कर लेती है। वहीं जैसे ही रूबी रजनी को देखती है उस पर हंसने लगती है। ये कौन से जमाने की लड़की है जो आज भी सूट सलवार पहनकर घूम रही है? लगता है इसे फैशन के बारे में जरा भी नहीं पता, वरना आजकल के टाइम की लड़कियां ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। पहले दिन पर तो रजनी का सब लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रजनी किसी की बातों का बुरा नहीं मानती। वहीं अगले दिन जब सुमित ऑफिस चला जाता है, उसके पीठ पीछे से उसकी माँ और उसकी मॉडर्न भाभी रजनी को परेशान करना शुरू कर देती है। रजनी हाथों से कपड़े धो रही होती है। उसे हाथों से कपड़े धोते हुए देख रूबी उसके पास जाती है और कहती है, अरे ये क्या तुम हाथों से कपड़े धो रही हो? आओ मैं तुम्हें आजकल की टेक्नोलॉजी के बारे में बताती हूँ। ये वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर कपड़े बहुत आसानी से धुल जाते हैं। बस इसमें कपड़े डालो और छोड़ दो। रूबी रजनी को उल्टा सीधा समझा देती है, जिसके बाद रजनी सारे कलरफुल कपड़े सफेद कपड़ों के साथ मशीन में डाल देती है, जिसके चलते सफेद कपड़ों पर कलर लग जाता है। ये देख शिल्पा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह रजनी को बहुत डांटती है। वहीं दूसरी तरफ अगले ही दिन राखी का त्योहार होता है और शिल्पा की दोनों बहू के घर से उनके भाई आने वाले होते हैं। एक तरफ रक्षाबंधन की तैयारी में शिल्पा की मॉडर्न बहू बहुत प्यारा गाउन लेकर आती है और बाहर से मेहंदी लगवाने चली जाती है, तो वहीं रजनी अपने ही हाथों पर खुद ही आड़ी टेढ़ी मेहंदी लगा लेती है, जिसके बाद वह अपने भाई के लिए राखी बनाना शुरू कर देती है। हर बार मैं अपने भाई के लिए प्यारी सी राखी बनाती हूँ, इस बार मैं ऐसी राखी बनाऊंगी कि मेरा भाई मेरी राखी को देखकर बहुत खुश होगा। रजनी अपने हाथों से अपने भाई के लिए मोतियों की राखी बना रही होती है कि तभी बाहर से रूबी बहुत सारी शॉपिंग करके और महंगी से महंगी राखियां लेकर घर पर आ जाती है। वो उसे देखकर कहती है, तुम जैसी गवार का कुछ हो ही नहीं सकता। अरे अपने भाई को भी अपने ही हाथों से बनाई हुई ये घटिया राखी पहनाओगी? हे भगवान, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो मुझसे ले लो। राखी का मतलब महंगी राखी खरीदना नहीं, बल्कि राखी का मतलब वो होता है जिसमें बहन का सारा प्यार और अपने भाई की सुरक्षा की दुआएं होती हैं। इसलिए इस राखी को मैं बहुत प्यार प्रेम से बना रही हूँ। देखना, मेरे भाई को इस राखी के अलावा और कुछ भी पसंद नहीं आएगा। रजनी बहुत खुश होती है, उसे किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन दोनों बहू अपने भाइयों को राखी बांध रही होती हैं। जैसे ही रजनी अपनी मोतियों की राखी निकालकर अपने भाई को बांधती है, उसकी राखी देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर नजर आती है। अरे वाह, देखो बहन, इन बहन ने कितनी सुंदर राखी बनाकर अपने भाई को पहनाई है। अरे मेरी दीदी हर साल अपने हाथों से मुझे सुंदर राखी बनाकर पहनाती है। इसमें इनका ढेर सारा प्यार होता है। और देखना, ये राखी अगले साल तक भी मेरे हाथ पर ऐसे ही बनी रहेगी। बहन भाई का ये प्यार देखकर शिल्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं रूबी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मैं सालों से इस त्योहार को बना रही थी, लेकिन तुम दोनों के प्यार को देखकर अब असली राखी के त्योहार का मुझे मतलब समझ आया है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रजनी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद रूबी और शिल्पा का बर्ताव रजनी के लिए बदल जाता है और अब वह अपने ससुराल में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। राजेश्वरी और मनोज की शालिनी नाम की एक गोरी बेटी थी, जिसके बहुत ज्यादा नखरे थे। वहीं दूसरी ओर मनोज की पहली स्वर्गवासी पत्नी की बड़ी बेटी काजल थी, जो बिल्कुल अपने नाम की तरह काली थी। इसी वजह से शालिनी ने कभी काजल को अपनी बहन के रूप में नहीं अपनाया। वो उससे बहुत चिढ़ा करती थी। वक्त के साथ दोनों बड़ी हो जाती हैं। दोनों बहनें एक ही कॉलेज में जाती थी। शालिनी काजल को अकेला छोड़कर आ जाया करती थी। घर आने के बाद राजेश्वरी शालिनी से कहती है, शालिनी, तू अकेले क्यों आ रही है? अपनी बड़ी बहन के साथ क्यों नहीं आई? दोनों का कॉलेज एक साथ ही है ना? माँ, आप उस काली लड़की को ना बार बार मेरी बहन मत बताया करो। मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। उसकी वजह से कॉलेज की लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। मुझे उसकी छोटी बहन बोलती हैं, काली कोयली कहीं की।
बेटा तुम दोनों कब प्यार से रहने लगोगी, मुझे वो तारीख लिख कर बता दो। काजल तुम्हारी बड़ी बहन है, थोड़ा तो उसे प्यार सम्मान दिया करो। प्लीज पापा, मेरी बस की बात नहीं है, मैं अपना और मजाक नहीं उड़वा सकती। अरे काजल बेटा तू आ गई। बेटा तू शालिनी की बात का बुरा तो नहीं मान रही ना? देख वो छोटी है। कोई बात नहीं मम्मी पापा, मुझे आदत सी हो गई है, और वैसे भी वो मेरी छोटी बहन है, मुझे इतना बुरा नहीं लगता। ऐसा कहकर दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। राजेश्वरी, हम दोनों अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, यहाँ तक कि तुमने कभी भी काजल को सौतेला महसूस नहीं होने दिया, लेकिन शालिनी ने हमेशा जताया है। हम ऐसा क्या करें कि दोनों बहन प्यार मोहब्बत से रहने लगे। मैं तो कहती हूँ मनोज जी, क्यों ना हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में करवा देते हैं। क्या पता वहां बहनों की तरह रहने लगे, दूसरों के घर में एक दूसरे की मदद करें। और पंडित जी ने मुझे एक जगह रिश्ता भी दिखाया है। ऐसी बात है तो हम उस रिश्ते को देख लेते हैं। दोनों दामाद अच्छे हुए तो अपनी बेटियों की शादी उनसे कर देंगे। राजेश्वरी और मनोज इस सुझाव से खुश हो जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों में सावित्री के दो बेटे प्रीतम और किशन को देखकर अपनी बेटियों के लिए रिश्ता पक्का कर देते हैं और शुभ मुहूर्त देखकर अपनी दोनों बेटी की शादी प्रीतम और किशन से कर देते हैं। जिसके बाद दोनों बहन अपनी समझदारी से नए नए ससुराल को संभाल लेती हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में शालिनी अपने रंग दिखाने लगती है। एक दिन वो प्रीतम की कॉफी में ज्यादा चीनी डाल देती है। खुद को बहुत समझदार समझती है ना मेरी बड़ी बहन कल्लो माई, लेकिन मैं इसे चैन से ससुराल में भी जीने नहीं दूंगी। अभी जेठ जी की इस कॉफी के पीछे जो सुनाएंगी ना, इसे मजा ही आ जाएगा। इतना बोलकर शालिनी फ्रिज में से जूस निकाल कर पीती है और काजल अपने पति को जब कॉफी देती है तो कॉफी फेंक कर प्रीतम कहता है, काजल ये तुमने कॉफी में इतनी चीनी क्यों डाली है? अकल नहीं है क्या जरा सी भी, या बनाना भूल चुकी हो? अजी मैंने आपके लिए एक ही चम्मच चीनी डाली थी, फिर इतनी ज्यादा कैसे हो गई? शर्म करो, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। पता नहीं कहाँ ध्यान लगा रहता है तुम्हारा। ठीक से खाना पीना भी नहीं बनाती आजकल। एक तो तुम्हारी काली सूरत होने के बाद भी मैंने तुम्हें अपनाया, कम से कम मेरी जिंदगी और झंड मत करो। माफ कर दीजिए, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। ये नजारा शालिनी खिड़की से देखकर बहुत खुश हो रही थी। वहीं कुछ देर बाद जब काजल पोंछा लगा रही थी, तभी शालिनी चुपके से वहां और पानी डाल देती है। अब मजा आएगा जब माँ जी यहाँ आकर फिसल जाएंगी और मेरी प्यारी बड़ी काली बहन और जेठानी को खूब सुनाएंगी, तो मेरे दिल को सुकून पहुँचेगा। इसने मेरी शादी से पहले जिंदगी बर्बाद करी थी, मैं इसे ससुराल वाली जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तभी सावित्री वहां आते ही रपट जाती है। आई मोरी मैया, मैं तो गिर गई कृष्ण कन्हैया, मेरी टूटी कमरिया। अरे बाप रे बाप, कोई तो उठाओ। ओ कलूटी, अच्छा तो तू यहाँ पोछा लगा रही है, ठीक से काम करना नहीं आता, तोड़ दी ना मेरी कमर। अरे माँ जी, आप यहाँ पर कैसे गिर गई? मैंने तो अभी यहाँ पर सुखा दिया था, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती से हो गया। करम जली कलमुही कहीं की, एक काम ठीक से नहीं होता तुझसे। एक तो अपने काली बेटी को तेरे माँ बाप ने मुझे मर दिया। माँ जी, मैं आपको कमरे में चलकर दवाई लगा देती हूँ, आइए। कमरे तक ले जाते जाते सावित्री काजल को बहुत खरी खोटी सुनाती है। वक्त गुजरता है। शालिनी खुद तो कोई काम नहीं करती थी और काजल के किए काम में नुक्स निकालती थी या काम को बिगाड़ दिया करती थी। वहीं काजल के दो बच्चे होते हैं, एक गोद का था, दूसरा बच्चा 5 साल का था। साथ ही शालिनी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। इस बीच भी वो कोई काम नहीं किया करती थी, एसी में महारानी की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती थी। माँ जी, ओ माँ जी, मुझे भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ ले आइए। शालिनी की आवाज सुन सावित्री और काजल हाथ में जूस और नाश्ता लेकर आते हैं। माँ जी, मैंने आपको बुलाया था, अपनी काली बहन को नहीं। अगर इसका परछावा मेरे बच्चे पर पड़ा तो मेरा बच्चा भी इसकी तरह काला हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अरे बहू, इतना कड़वा होना भी ठीक बात नहीं है। आखिर वो तेरी बहन है, सौतेली ही सही और जेठानी भी, कुछ तो सम्मान दिया कर। माँ जी, कोई जबरदस्ती है क्या जो मैं इसको अपनाऊं? बहुत हो गया, अब अपनी बहन को इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। मुन्ना भी रो रहा है और रूही भी स्कूल से आ गई है।
ये कहकर काजल अपने बच्चों को संभालने लगती है। वहीं शालिनी अपनी जरूरत के हिसाब से काजल को अपने कमरे में बुलाती थी, उससे पैर भी दबवाती थी। रात को प्रीतम के सोते समय उसका बेटा रात भर रोता है, जिससे वो नींद पूरी नहीं ले पाती। शालिनी रूही को प्रीतम की इम्पोर्टेंट फाइल दे देती है, जिसका वो एरोप्लेन बनाकर खेलती है। इस बात से प्रीतम को इतना गुस्सा आता है कि अपनी बेटी को चांटा मारकर कहता है, बस बहुत हो गया। कभी रात को वो सोने नहीं देता तो कभी ये मेरी इंपॉर्टेंट फाइल के पेज को एरोप्लेन बनाकर खेल रही है। मुझे तो परेशान ही कर दिया है दोनों बच्चों ने, ऊपर से इनकी काली माँ। आज तीनों को ही घर से बेदखल कर देता हूँ। अरे आप इतनी सी बात के लिए उसे क्यों मार रहे हो? बेचारी रो रही है, माफ कर दीजिए। बेचारी हैं? हाँ, बाहर जाकर रहना। ऐसा बोलकर प्रीतम काजल और उसके दोनों बच्चे समेत उसे घर से निकाल देता है। काजल बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन प्रीतम उसकी एक बात नहीं सुनता। जिसके बाद काजल अपने दोनों बच्चों के साथ बाहर भटक कर बारिश आने पर एक पाइप के अंदर रहने लगती है। मम्मी, पापा ने मेरी वजह से आपको और मेरे भाई को घर से निकाल दिया ना। मैं पापा को सॉरी बोल दूंगी, फिर वो हमें घर में बुला लेंगे ना। मुझे सबकी याद आ रही है। तू चिंता मत कर, पापा हमें लेने आएंगे। उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। बस बस मुन्ना, चुप हो जा, भूख लग रही है तुझे। इतना कहकर काजल अपने बेटे को पल्लू में दूध पिलाती है। वहीं शालिनी इस बात से खुश होकर अपने कमरे में कहती है, आखिर मैंने इतने सालों का बदला आज मेरी सौतेली बहन से ले ही लिया। उसे और उसके बच्चों को इस घर से बेघर कर दिया। अब यहाँ सिर्फ मेरा राज होगा और मेरे होने वाले बच्चे का। अच्छा है मैंने उस काली कलूटी की बच्ची को जेठ जी की फाइल दे दी। क्या ये सारी हरकत शालिनी तूने की है? तुझे शर्म नहीं आती? सुन लिया ना प्रीतम बेटा तूने। शालिनी, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी भी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने अपने छोटे छोटे दोनों बच्चों और अपनी पत्नी को बेघर कर दिया। माँ, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। जा बेटा, मेरी बहू को लेकर आ। शर्म आती है मुझे तुम पर शालिनी कि तू मेरी बहू है। कम से कम गर्भवती के समय में तो उसके बच्चे का ख्याल रख लेती। ऐसा कहकर दोनों उसके कमरे से बाहर निकलते हैं। इतने में शालिनी को लेबर पेन होता है और दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर प्रीतम काजल को ढूंढकर उसे भी हॉस्पिटल ले आता है, जहां शालिनी को एक प्यारा सा बेटा होता है। और होश आने के बाद वो अपनी बड़ी बहन से कहती है, काजल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जो मैंने जिंदगी भर तुमसे नफरत की और जो तुम्हें घर से बेघर करवा दिया, वो तो माफी के लायक भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से माफी मांगू। शालिनी, तूने मुझसे माफी मांग ली, यही मेरे लिए बहुत है। तू मेरी बहन है, मुझे तुझसे कभी बैर नहीं था और ना आज है। इतना कहकर दोनों बहन एक दूसरे के गले लगती हैं, जिसके बाद शालिनी सुधर जाती है और अब दोनों बहन प्यार से हंसी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती हैं।